हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना भाई। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक डी.के. गोयल से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आप मान के चलो बोर्ड एग्जाम में 8 से 10 मार्क्स का एग्जाम में आएगा ही आएगा, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसका 100% है। तो पहले हम ये समझते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या। देखो, अगर हम फ्लो की बात करें तो फ्लो दो टाइप के होते हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। और हमें बात करनी है कैश फ्लो की, मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, वो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। 11th के अंदर और 12th की पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो हम फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे। तो प्रोप्राइटरशिप की अगर हम बात करें या पार्टनरशिप की बात करें तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर चीजें आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर पार्टनरशिप की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी सीखा था हमने, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स। तो कहीं पर भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना नहीं आया। पर अगर हम कंपनी के अकाउंट्स की बात करें, ठीक है, कंपनी दो टाइप की होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अगर हम कंपनी के अकाउंट्स की बात करें तो कंपनी के अकाउंट्स में बनते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है ईच एंड एवरी कंपनी शुड हैव टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। बस कुछ कंपनीज होती है जिन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किन कंपनीज को बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है भाई। अब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो रूल्स एंड गाइडलाइंस देते हैं यूज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। अगर हम किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं और हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए कोई दिक्कत आ रही है, तो वो गाइडलाइन और वो रूल हमें कौन देता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ऐसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए एक प्रॉपर रूल्स और गाइडलाइंस है जो कहां पर लिखी हुई है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड देता है। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड और सेकंड है आपका इनडायरेक्ट मेथड। तो हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे वो कौन से मेथड से बनाएंगे? इनडायरेक्ट मेथड से बनाएंगे, ना कि डायरेक्ट मेथड से। आई बात समझ में या नहीं है? कुछ नोट करना है तो कर लो। अब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसे कैटेगराइज करा गया है 3 एक्टिविटीज में। कितनी एक्टिविटीज में? 3 एक्टिविटीज। फर्स्ट एक्टिविटी होती है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी होती है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड एक्टिविटी इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम बात करेंगे एक कंपनी की। मैं एक इमेजिनरी कंपनी ले रहा हूं, जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो उसकी मेन एक्टिविटी जो है वो सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स है। तो गुड्स से या सर्विसेज से जो भी वो पैसा कमा रहे हैं या उसे सर्विसेज को बनाने के लिए, गुड्स को बनाने के लिए जो भी वो पैसा खर्च कर रहे हैं, वो उनकी मेन एक्टिविटी है। तो उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोला जाता है, जो मेन बिजनेस की एक्टिविटी होती है। जैसे मान लो कि भाई एक पर्सन है, उसका काम क्या है? उसका काम है क्लोथ बनाना, ठीक है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्लोथ बनाता है वो। तो क्लोथ बनाने के बाद वो उसे सेल करेगा। तो क्लोथ को सेल करके जो पैसा आ रहा है वो उसका कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। अब उस क्लोथ को बनाने के लिए जो उसने खर्चा करा, ठीक है, वो भी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पर उसके अलावा दूसरी एक्टिविटी कौन सी है आपकी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। वैसे आज का हमारा टॉपिक सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बस आप सिर्फ मीनिंग समझ लो। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जहां पर एक पर्सन के पैसे लगे हुए हैं, इन्वेस्ट हो रखे हैं, ठीक है भाई। इन्वेस्टिंग, अब एक बिजनेसमैन है, उसका पैसा कहां कहां इन्वेस्ट हो सकता है? बिल्डिंग्स में, मशीन्स में, ठीक है। तो बिल्डिंग्स और मशीन्स को खरीदते हुए पैसा जाएगा और बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। थर्ड है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है?
फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपकी वो एक्टिविटी होती है जो बिजनेस को चलाने के लिए हमें फाइनेंस प्रोवाइड करती है। जैसे अगर आपको किसी कंपनी को चलाना है तो कंपनी को चलाने के लिए आपको फाइनेंस चाहिए, तो आप शेयर्स इशू करके पैसा ले सकते हो, या फिर आप किसी बैंक से लोन ले सकते हो, या आप डिबेंचर इशू करके पैसा ले सकते हो। तो वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो 3 एक्टिविटी आपकी होती है, अभी हमारी सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। दीज आर द प्राइमरी रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। ये हमारी प्राइमरी रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होती है, क्योंकि हर एक बिजनेसमैन का एक साइड इनकम भी होती है। ठीक है, जैसे मान लो उसने रेंट पे कोई बिल्डिंग दे दी तो वहां से रेंट रिसीव होगा, तो वो रेंट रिसीव उसकी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। उसकी ऑपरेटिंग इनकम क्या है? जो प्राइमरी रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है भाई, अब प्राइमरी रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है ज्यादातर, जिसे हम अकाउंटिंग रेशियो के अंदर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड से भी जानते थे। और उसके बाद अलग हेडिंग आती थी अदर इनकम। तो अदर इनकम के अंदर आता है आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। तो ये सब हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? मेन प्राइमरी रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है? तो डेली बिजनेस एक्टिविटी की हम बात करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी आज हमारा टॉपिक शुरू चल रहा है। देखो मैंने आपको क्या बताया कि हम इसके अंदर इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करेंगे। कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर मैंने आपको बताया कि कैश फ्लो के अंदर हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? इनडायरेक्ट मेथड। देखो इनडायरेक्ट मेथड का मतलब पता क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड का मतलब होता है, जैसे मान लो कि भाई हमें प्रॉफिट निकालना है, हमें प्रॉफिट निकालना है और हमारी इनकम है, मान लो 5 लाख इनकम है, उसमें से हम लेस करते हैं एक्सपेंसेस 2 लाख। तो 2 लाख मैंने एक्सपेंस माइनस करा, तो हम ये ना डायरेक्ट चल रहे हैं। डायरेक्ट का मतलब सीधा चलना। इनकम में से एक्सपेंस अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। अगर क्वेश्चन मुझे इनकम देता है, क्वेश्चन मुझे एक्सपेंस देता है और वो मुझे बोलता है प्रॉफिट बताओ कितना है? 3 लाख रुपए, तो ये मैं डायरेक्ट मेथड लगा रहा हूं कि इनकम में से एक्सपेंस क्या कर दिया? माइनस, तो क्या आया? प्रॉफिट। पर क्वेश्चन ने हमें बताया कि इस चैप्टर के अंदर लगना है इनडायरेक्ट मेथड। अब क्वेश्चन मुझे कहेगा कि मैं तुम्हें प्रॉफिट दे देता हूं 3 लाख रुपए, एक्सपेंस दे देता हूं 2 लाख रुपए, बताओ इनकम कितनी है? तो आप उल्टा चलोगे ना। प्रॉफिट में एक्सपेंस को क्या करोगे? ऐड, और इनकम को क्या करेंगे फिर? माइनस, अगर वो ऊपर निकालना होता तो जब हम उल्टा चलते हैं तो उसे इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। तो हमें इस चैप्टर के अंदर इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना है, मतलब हमें एक्सपेंसेस को क्या करना है? ऐड, और इनकम्स को क्या करना है? माइनस। पर हमें सिर्फ वही एक्सपेंसेस ऐड करने हैं जो नॉन ऑपरेटिंग है। कौन से एक्सपेंस ऐड करने हैं? नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंस। सर हम कैसे पहचानेंगे कि वो नॉन ऑपरेटिंग है और नॉन कैश है? ठीक है, तो मैंने कुछ लिस्ट बना रखी है कि यही वाले एक्सपेंसेस ऐड होने और यही वाली इनकम क्या होनी है? माइनस। तो अब आपको फॉर्मेट नोट कर लो कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक है भाई, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम जो सीख रहे हैं पहले समझ लेना फिर नोट करना। कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा ज्यादातर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद अलग हेडिंग आएगी एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। हमें सिर्फ कौन से एक्सपेंसेस ऐड करने हैं? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है भाई, अब आपको वो टोटल प्रॉफिट दे दे, मान लो उसने आपको टोटल प्रॉफिट दे दिया 10 लाख रुपए, और उसने बताया कि इस प्रॉफिट के अंदर कुछ ऑपरेटिंग है और कुछ नॉन ऑपरेटिंग है, और हमें सिर्फ क्या निकालना है? ऑपरेटिंग। तो मैं कौन से हटाऊंगा? नॉन ऑपरेटिंग ही तो हटाऊंगा। तो हमें वही करना है, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। उसने हमें टोटल प्रॉफिट दे दिया, तो हमें टोटल प्रॉफिट में से कौन कौन सी चीजें हटानी है? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग।
तो ये है वो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऐड कर देंगे वापस। इनटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, ये नॉन कैश बता रहा हूं मैं अभी। डेप्रिसिएशन ऑन अमोर्टाइजेशन, इनटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन एंड डिबेंचर, ये नॉन ऑपरेटिंग हो गया, इसलिए वापस ऐड कर रहे हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये भी एक्सपेंस है, इसलिए वापस क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। फिर यहां लिखा हुआ है क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन क्रिएट करना, ये भी हमारा एक्सपेंस होता है, पर ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इसलिए हम इसे भी क्या करेंगे, वापस ऐड करेंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, ये भी हमारा क्या होता है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इसलिए इसे भी वापस क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, ये भी नॉन कैश होता है, बैड डेब्ट्स मतलब किसी ने पैसे मार लिए, तो ये भी नॉन कैश है, इसलिए वापस क्या करेंगे, ऐड। शेयर इश्यू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, ये भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग होता है, इसलिए वापस ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा आपको कोई और एक्सपेंस मिलेगा नहीं, इसलिए अगर आप इनको 4 बार रीड कर लोगे तो आपको एक्सपेंसेस के नाम क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो 99% यही नाम मिलेंगे। अब ये 5 इनकम माइनस होगी, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, रिसीव्ड आएगा वर्ड साथ में, तभी इनकम, ठीक है। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट और रीट्रांसफर ऑफ एक्सेस प्रोविजन। रीट्रांसफर ऑफ एक्सेस प्रोविजन का मतलब होता है कि पहले प्रोविजन ज्यादा बना हुआ था, अब प्रोविजन कम कर दिया। पहले प्रोविजन 10,000 था, अब प्रोविजन 6 है, तो मुझे 4,000 का क्या हो गया, फायदा, तो वो इनकम है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो इनको प्लस माइनस करके आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहां तक नोट करो, अभी फॉर्मेट और आगे है। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आया, इसके नीचे बस 2 हेडिंग्स और आएगी, उसे आप नोट कर लेना, इसी के नीचे है फॉर्मेट। अब ऐड करना डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, फिर लेस करना इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इन्हें ऐड लेस करने के बाद जो हमारे पास आंसर में आता है उसे हम बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। फिर इसमें से हम लेस कर देते हैं टैक्स पेड, या फिर कभी कभार गिवन होता है प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर। तो इन्हें एडलेस करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नोट करो और अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 पे आना, पेज नंबर 6.11, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक डीके गोयल। ठीक है, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक है डीके गोयल, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये करेंगे अब हम इसके बाद। देखो भाई, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान समझो। ऑन 31 मार्च 2024 शिवा लिमिटेड इंडिकेट अ प्रॉफिट 1,27,000। मतलब उन्होंने हमें प्रॉफिट दे दिया 1,27,000, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,27,000 उन्होंने हमें दे दिया। अब हमें ऐड करने हैं क्या, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम से। तो ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर वो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स ही देंगे, कोई एक आइटम ऐसी हो सकती है शायद किसी क्वेश्चन के अंदर जो यहाँ एडलेस ना हो, इसलिए ध्यान से पढ़ो। देखो सबसे पहले है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ऐड हो जाएगा डेप्रिसिएशन। फिर है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, उसे भी ऐड कर देंगे हम, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी लिख के। फिर है अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, देखो लिखा है ना मैंने डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल भी 1,27,000 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर दे रखा है गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, ये एक्सपेंस है इनकम है, तो ये लेस होगी इसमें, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। तो इन चारों को प्लस माइनस करके हमारा आंसर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद मैंने आपको क्या लिखवाया कि हमें क्या एडलेस करना है, इधर देखो ऐड होगा क्या, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। मान लो अभी करंट एसेट पहले थी 10,000, अब कितनी हो गई 7,000, तो कितनी डिक्रीज हुई
तो वो 3000 यहाँ पर प्लस होगा बस। और अगर इंक्रीज इन करंट एसेट है और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी है तो वो क्या हो जाएगा माइनस। मान लो पिछले साल करंट एसेट 40 थी, इस साल कितनी हो गई 50, तो कितनी इंक्रीज हुई 10,000, तो वो 10,000 रुपीज क्या हो जाएगा माइनस। तो फिर हमारा आंसर आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। फिर अगर हमें ये टैक्स पेड गिवन होगा तो वो लेस करके आ जाए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है? अब ध्यान से पढ़ो दोबारा से क्वेश्चन को। हमें दे रखा था प्रॉफिट 1,27,000, तो ये मैंने फॉर्मेट बनाया कैश फ्लो स्टेटमेंट का, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,27,000 यहाँ पर लिख दिया। फिर अगली हेडिंग डाली एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, उसमें वो तीनों डेप प्लस कर दिया, डेप ऑन बिल्डिंग, डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 25,000, 45,000 और 20,000। ये तीनों एक्सपेंस ऐड कर दिए और लेस कर दी क्या गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, वो है 12,000। तो इसे ऐड लेस करके आया मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 2,05,000। अब मुझे इसके नीचे हेडिंग डालनी है डिक्रीज इन करंट एसेट। ये डिक्रीज का साइन बना रखा है, आप लिख भी सकते हो डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। फिर 2-3 लाइनें छोड़ के लिखना है लेस में इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब नीचे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दे रखी है, उसे रीड करो क्वेश्चन को। ट्रेड रिसीवेबल, पहले साल देखो उल्टे दे रखे हैं, पहले 2024 है फिर 2023 है, तो हमें 23 से 24 को रीड करना है, ना कि 24 से 23 को। प्रीवियस ईयर पहले देखना है, करंट ईयर बाद में। अब ट्रेड रिसीवेबल क्या होती है करंट एसेट। अब वो 35 से 45 हुई, बताओ इंक्रीज हुई डिक्रीज। तो इंक्रीज इन करंट एसेट क्या होती है लेस, तो मैंने इंक्रीज इन करंट एसेट वाली हेडिंग के अंदर ट्रेड रिसीवेबल 10,000 माइनस कर दी। ठीक है, उसके बाद अगला है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है करंट एसेट। ये 75 से 69 हुई, ये डिक्रीज हुई, और डिक्रीज करंट एसेट क्या होती है प्लस। तो 75 69 हुई, 6,000 रुपीज प्लस कर दिया मैंने इन्वेंट्री 6,000 रुपीज। कैश इन हैंड, सर आपने यहाँ कैश इन हैंड तो लिया नहीं, कुछ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को नहीं लेना, वो मैं भी लिखवा दूंगा। उन्हें हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, उन्हें इग्नोर करा जाता है। और वो कौन कौन सी है, उसमें कैश इन हैंड है, इसलिए इसे इग्नोर कर देंगे। फिर है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या होती है करंट लायबिलिटी। देखो ये 30 से 32 हुई, इंक्रीज हुई करंट लायबिलिटी, तो क्या हो जाएगी ऐड। तो ट्रेड पेबल मैंने 2,000 रुपीज ऐड कर दी। फिर है एक्सपेंसेस पेबल, ये करंट लायबिलिटी होती है, ये डिक्रीज हुई, तो ये क्या हो जाएगी 5,000 माइनस। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये भी इग्नोर होता है, इसे भी नहीं लेते। ठीक है, तो इन्हें एडलेस करके मेरे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया 1,98,000। तो ऐसे करना है आपको इस क्वेश्चन। ठीक है, नोट करो इसे। देखो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। तो कभी कभार अब क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देखो मैंने जब आपको फॉर्मेट लिखवाया था तो मैंने यहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ब्रैकेट में वर्किंग नोट लिखवाया था। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 करा उसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्टली गिवन था हमें, पर अब हम जो क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं उसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, तो वो कुछ 4 या 5 चीजें प्लस माइनस करके निकलता है। तो पहले अब हम ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का वर्किंग नोट सीखेंगे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ये कैसे बनेगा भाई, ध्यान से देखो भाई। सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके अंदर हमें सबसे पहले ऐड करना है डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग पीएल एंड क्लोजिंग पीएल। जैसे मान लो पिछले साल प्रॉफिट था 6 लाख, इस साल तक प्रॉफिट हो गया 8 लाख, तो इस साल कितना कमाया 2 लाख। 6 लाख पिछले साल तक था, इस साल के एंड तक 8 लाख हो गया, तो करंट ईयर प्रॉफिट कितना है 2 लाख। तो ये वो आएगा डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पीएल। कभी कभार वो डिफरेंस ही दे देंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तो वो डिफरेंस ही है। फिर हम इसमें ऐड करते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। मान लो हमने कुछ प्रॉफिट रिजर्व में डाल दिया तो उसे भी वापस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमें वो प्रॉफिट लेना है जो हमने कमाया। प्रॉफिट कमाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हमें उस डिस्ट्रीब्यूशन को वापस ऐड करना है ताकि हम टोटल प्रॉफिट पे पहुंच जाए।
तो ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स CY का मतलब है करंट ईयर, करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स लेना है हमें। और कभी कभार वर्ड आ सकता है मेड। प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर लेना है। प्रपोज्ड डिविडेंड भी अभी समझते हैं क्या होता है, ये भी हमें कौन से ईयर का लेना है, प्रीवियस ईयर का। फिर इंटरिम डिविडेंड पेड, इसमें कोई प्रीवियस ईयर करंट ईयर नहीं होता, सिर्फ हमें इंटरिम डिविडेंड पेड लेना है। फिर लेस होता है बस एक रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स क्या हो जाता है, माइनस। तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ ये 4 चीजें प्लस होनी है और एक माइनस होनी है। और भी आगे ये बड़ा फॉर्मेट है, पर वो किसी 1 या 2 क्वेश्चन के अंदर है। 99% क्वेश्चन के अंदर इसी फॉर्मेट से काम हो जाएगा, तो वो 1-2 चीजें हम अलग से समझ लेंगे। ठीक है सर, ये प्रोपोज डिविडेंड क्या होता है? देखो भाई, एक कंपनी है, अब कंपनी में अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। तो अभी वो डिविडेंड प्रपोज्ड है। प्रपोज्ड मतलब अभी दिया नहीं, अभी वो मीटिंग होगी, उसमें वो फाइनल होगा, तब जाके वो दिया जाएगा। तो अभी वो प्रपोज डिविडेंड है, इसीलिए पिछले साल का डिविडेंड अब दिया जाएगा, इसलिए यहां पर प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर लिया जाता है। और ऐसे ही प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर लिया जाता है। ठीक है, और फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को फिर हम यहां पर पुट करेंगे सबसे पहले, तब जाके क्वेश्चन चलेगा। मतलब अब आपको पहले वर्किंग नोट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है। देखो भाई ध्यान से, मैंने आपको बताया यहां पर आना है प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। देखो याद रखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या आना है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। दोबारा बोलो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या आना है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। और जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा तो उसके लास्ट में प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा ईयर का माइनस होगा, प्रीवियस ईयर। करंट ईयर कहा जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और प्रीवियस ईयर कहा जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में क्या होगा, माइनस होगा। पर अगर क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ एक ही फिगर दे दे, सिर्फ एक ही फिगर दे दी, प्रोविजन फॉर टैक्स 40,000, उन्होंने बताया ही नहीं कि ये करंट ईयर है या प्रीवियस ईयर, तो इस पूरे चैप्टर की अजम्पशन है कि इसे आप करंट ईयर भी मानोगे और प्रीवियस ईयर भी मानोगे, दोनों फिगर मानोगे। मतलब ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हुए ऐड भी होगा और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में यहां पर माइनस भी होगा, सेम फिगर। ठीक है भाई, आई बात समझ में या नहीं आई? दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपको बताया था कुछ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को छोड़ना। तो वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी कौन कौन सी है? वो करंट एसेट्स है जैसे कि चेक हो गया, ड्राफ्ट्स हो गए, कैश हो गया, बैंक हो गया, करंट इन्वेस्टमेंट हो गई, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये करंट एसेट्स इग्नोर होंगी। क्या होंगी? इग्नोर, इन्हें नहीं लिया जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के इंक्रीज डिक्रीज में। और करंट लायबिलिटी सिर्फ 3 है, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट और शॉर्ट टर्म लोन। ये करंट लायबिलिटी नहीं ली जाएगी, इसे नोट करो। फिर हम क्वेश्चन 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ, पढ़ो ध्यान से, पेज नंबर 6.11। बेटा प्लीज रीड कर लेना, वरना क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। नरूला लिमिटेड अर्न प्रॉफिट 2 लाख। देखो इन्होंने डायरेक्टली दे दिया कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, 2 लाख रुपए। अब आप क्वेश्चन को रीड करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि इन्होंने ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली आइटम्स दी हुई है या नहीं दी हुई। देखो सबसे पहले डेप्रिसिएशन है, आपको पता है ऐड हो जाएगा। फिर लॉस है, ऐड हो जाएगा। अमोर्टाइजेशन है, ये भी ऐड हो जाएगा। प्रोविजन, ये भी ऐड हो जाएगा। अब प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया, कितना? 40,000। क्या लिखा है इसके आगे? करंट ईयर प्रीवियस ईयर। तो ये करंट ईयर भी है और प्रीवियस ईयर भी है, और ये कहा जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो इस क्वेश्चन के अंदर पहले हमें ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अगले पेज में आओ, अगले पेज में हमें ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी दे रखा है। देखो जनरल रिजर्व भी इसी फॉर्मेट के अंदर आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। उसके बाद है गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। तो गेन ऑन सेल ऑफ मशीन है, ये इनकम है, ये क्या हो जाएगी? माइनस। फिर नीचे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दे रखी है।
तो सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन के अंदर ये वर्किंग नोट बनाना है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ध्यान से देखो इधर, तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए मेरे पास ये तीन चीजें है। एक तो उन्होंने सबसे पहले ऊपर प्रॉफिट दे रखा है, कितना, 2 लाख रुपीज, तो ये प्रॉफिट रख देंगे 2 लाख रुपीज। प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 40,000 रुपीज, यहां पर आ जाएगा। और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दे रखा है 20,000, तो ये 20,000 जनरल रिजर्व हो गया। तो यही तीन चीजें आ रही है, कहीं बाकी चीजें भी ऐड लेस इसी में कर दो, तो इनका सम हो गया 2,60,000। अब इस 2,60,000 को हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के आगे रखेंगे 2,60,000। फिर हेडिंग डालेंगे एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, और जो हमें डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है वो ऐड हो जाएगा, कितना, 25,000। फिर दिया हुआ है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,000 रुपीज, ये भी ऐड कर देंगे। अमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट 8,000 रुपीज, ये भी ऐड कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,400, ये भी ऐड हो जाएगा। और गेन ऑन सेल ऑफ मशीन जो है 9,000 रुपीज, ये इनकम है, ये क्या हो जाएगी, माइनस। फिर इन्हें ऐड लेस करके आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज देखनी है। अब बताओ मुझे ये करंट एसेट है या करंट लाइबिलिटी, इसमें भी साल जो है वो उल्टे दे रखे हैं, पहले 22 है फिर 21। अब ट्रेड रिसीवेबल क्या होती है, करंट एसेट, 90 से 1 लाख हुई, इंक्रीज हुई ना, तो इंक्रीज इन करंट एसेट ट्रेड रिसीवेबल 10,000 रुपीज माइनस होगा, ब्रैकेट बना देंगे। फिर दे रखा है ट्रेड पेबल, ये करंट लाइबिलिटी होती है, ये भी इंक्रीज हो रही है 41 से 60, तो 90,000 रुपीज ट्रेड पेबल माइनस ऐड हो जाएगा, सॉरी। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी करंट लाइबिलिटी होती है, इसे भी क्या करेंगे, माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है हमारे पास 4,000 रुपीज, ये भी माइनस हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस 0 से 2,000 हुआ है, कहीं आप सोचो कि प्रीवियस ईयर फिगर नहीं है, अगर प्रीवियस ईयर फिगर नहीं है तो उसे 0 मानेंगे, तो 0 से 2,000 हुई है, करंट एसेट इंक्रीज हुई है, तो ये भी माइनस हो जाएगी आपकी। तो यहां पर आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस 2,000 रुपीज क्या हो जाएगा, माइनस। अब इन्हें एडलेस करेंगे, तो जो एडलेस करके आंसर आया ना, बुक में नीचे वही दे रखा है, तो बुक में नीचे लिखा हुआ है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स। फिर हम लेस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स 40,000, तो हमारा बुक से आंसर क्या हो जाएगा, मैच। ठीक है, नोट कर लो बेटा इसे। और होमवर्क में है आपके क्वेश्चन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7 एंड 8। पेज नंबर है आपका इलस्ट्रेशन का 6.21। ओके बेटा, थैंक यू।